नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं यज्ञ विद्या के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हिंदी का जो पोर्शन है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आने वाली हिंदी को कवर कर रहे हैं। उसमें हम आज जानेंगे 18 फरवरी में 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी 2023 वाली, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का आज हम पूरा सॉल्यूशन जानेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तरी को पूरा विस्तृत रूप से एक एक बाल की खाल अदरते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको जो मिलने वाला है वह इस क्लास से पहले की सारी क्लासेस, यानी कि 17 फरवरी की दोनों क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। जीएस की क्लासेस ऑलरेडी आगे चल रही है और जो मैथ्स की क्लासेस हैं वह भी चल रही है, यानी कि आपके सामने यज्ञ विद्या पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए डेडिकेट होकर के बैचेस चल रही हैं। सभी टीचर्स जो नीरज सर हैं, सूरज सर हैं और मैं, हम मिलकर के आपके सामने उपस्थित हैं कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। हम चाहते हैं कि यज्ञ विद्या के माध्यम से दूर दराज के वे बच्चे जो कि मोटी फीस दे करके किसी बड़े शहर में रह करके तैयारी नहीं कर सकते हैं, वे अपने घर बैठे ही तैयारी कर सकें और वे भी दिल्ली जैसे शहर से पढ़ाई कर सके, दिल्ली के एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ा सकें। ऐसे में यज्ञ विद्या आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि आ रहा आपकी स्लाइड के ऊपर। हो जाइए तैयार आप भी, लेकिन उससे पहले एक काम कर लीजिए, लिंक को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, उन सब पर आपका स्टेटस होना चाहिए यज्ञ विद्या की हर एक क्लास का, ताकि आपका जो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना होता है वही हमें और मोटिवेट करेगा और भी ज्यादा क्लासेस आपको दिए जाए। साथ में लाइव, अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव भी आए तो उसके लिए आपको यह तो करना होगा कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना होगा, क्योंकि मूल्यांकन, टेस्ट, ज्वाइनिंग, सिलेक्शन वही लेगा जो कि बड़ी भीड़ में भी अपना चेहरा दिखा सकता है, बड़ी भीड़ में रहकर भी अपने आप को निखार सकता है। तो आपको इकट्ठा करना होगा और उसमें से अपने आप को अलग निखारना होगा, टेस्ट का मूल्यांकन करना होगा। चलिए करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आपके सामने है, शामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? यानी कि शामल एक कैसा शब्द है, वह आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप पूछा है। तद्भव किसे कहते हैं? जो कि संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इनकी परिभाषा में पिछली क्लास में लिखवा चुका हूं, तो अब यहां समझ आया नहीं करेंगे। संबल क्या है भाई? ये संबल सामने, समालू और सांवला। तो सांवला किसका बनेगा? शामल का तद्भव रूप बनेगा सांवला। तत्सम और तद्भव जरा देखिएगा, शामल का सांवला होता है, सम्मुख का सामने, आमने सामने होगा, सम्मुख होगा, जो भी होगा आमना सामना आज ये क्लास में होने वाला है वैसे। और शायलक, जो शायलक उसे साला कहते हैं और सप्त को सात कहते हैं, 7 कहते हैं। अगले चलते हैं, अगला प्रश्न 56 यानी कि सेकंड नंबर का प्रश्न। जो हिंदी का पोर्शन आया था वह 55 से स्टार्ट हुआ था, याद रखना। शाखा मृग निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मृग का अर्थ क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है अर्थ, क्योंकि अर्थ ही अगर आपको याद है तो आप इसका पर्यायवाची भी निकाल पाते हैं। शाखा मृग यानी कि एक पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने वाला, यानी कि एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाला या दौड़ने वाला कौन होता है? ये दौड़ कौन लगाता है? डालियों पर, पेड़ की डालियों पर वो लगाता है वानर, बंदर। यानी कि शाखा मृग किसे कहेंगे हम? बंदर का पर्यायवाची बन जाएगा। अब एक एक विकल्प के पर्यायवाची भी जान लेते हैं, जैसे कि बंदर के और वानर भी होते हैं, कपी भी होते हैं और किश भी होता है। इसके बाद में शाखा मृग, मरकट, हरी, ये सभी बंदर के पर्यायवाची। देखिए आपको टुकड़ टुकड़ देख रहा है, कह रहा है याद कर लो, मैं फिर आ रहा हूं। कब? 26 में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें फिर से लौट करके आ रहा है, ये खुल के कह रहा है। ऊपर से जैसे बंदर ने बोला मैं आ रहा हूं, उधर से शेर ने बोला मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, क्योंकि जंगल का राजा तो मैं हूं।
किसने बोला कि मैं नहीं आ रहा, तो उसने बोला मैं भी आ रहा, ये लो ये आ रहा। क्या बोलता है? शेर, केसरी, मृगराज, वनराज, नाहर, इनमें से किसी भी नाम के रूप में मैं आपके सामने एग्जाम हॉल में उपस्थित रहूंगा। और किस शिफ्ट में रहूंगा? जिस शिफ्ट में आपकी एग्जाम है उसी में। हाथी वो बोलता है यार अगर अंदर जा रहा है, शेर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा जंगल में रहकर, मैं भी चलता हूं कहां? एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम हॉल में हाथी आता है और गजराज पहुंच चुके हैं। गज, कुंजर, हस्ती और मतंग करी के रूप में आपके पास में पधार चुके हैं। इसके साथ शुतुरमुर्ग कहता है कि देखिए आप सब जंगल से चले गए तो मैं तो क्या हूं? पक्षी हूं, कभी भी कहीं भी उड़ता हुआ पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं तो झाबुआ की शान भी हूं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का यह जीआई टैग है और जिसको जीआई टैग मिला शुतुरमुर्ग, वह भी चल दिया कहां से? झाबुआ वाला कहता है कि आप थोड़े दिन यहीं रुकिए, मैं आपका नाम उत्तर प्रदेश में रोशन करके आता हूं। और ये भी पहुंचता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला है 57वां प्रश्न 57। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो समुद्री जहाज यानी कि जो समुद्र में चलने वाले जहाज, लेकिन उनके ऊपर भी सेना युद्ध लड़ रही, इसका मतलब है व्यापारिक जहाज की बात नहीं हो रही है। यात्री गण यात्रियों के लिए यात्रा करने वाले जहाज की बात नहीं हो रही है। यहां जहाज की बात हो रही है जो सेना के लिए बनाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभियांत्रिकी तो ऐसा कोई शास्त्र जो यंत्रों के बारे में अध्ययन करवाए, यंत्रों के बारे में अध्ययन करवाए, अध्ययन करने वाला हो या विद्या पाने वाला हो। युग पुरुष कोई ऐसा पुरुष जिसके कारण किसी युग का निर्माण हो रहा हो, वहां पर जो युग पुरुष उसे कहेंगे। उस युग कोई एक पर्टिकुलर युग है और उसके निर्माण में उसका अद्वितीय योगदान है, वो युग पुरुष कहलाता है। इसके बाद में युद्धपोत वो पानी में चलने वाला वह जहाज जिस पर खड़ी होकर के सेना अपना हथियार रखती है, वहां से वह युद्ध लड़ती है किसी दूसरे देश की सेना के साथ में, उसे युद्धपोत कहते हैं। यानी कि यहां पर जो राइट आंसर है वह तीसरा है। कुष्प ये गलत है, कहीं से इसका योग नहीं बन रहा है। तो याद रखिएगा जो युद्धपोत है वह क्या है? हमारे जो सेना के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला युद्धपोत होता है, उसी के सैनिक उसी से लड़ते हैं। पोत का मतलब होता है जहाज, पोत का मतलब क्या होता है? जहाज। ये पूरा डिटेल विस्तृत रूप से आपके सामने इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका मैंने पहले समझा दिया तो समझ आया, नहीं करेंगे। 58 क्या कह रहा है? किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? पॉइंट नोटेड मिलोट। क्या? अरे हाँ, कोर्ट से ऑर्डर आ गया है। कहां से? सुप्रीम कोर्ट से आया है कि नोट कर लेना। नहीं वाला पूछा है, सही वाला नहीं पूछा, गलत वाला पूछा है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि गलत हमेशा नंबर लेके जाता है और हमें तो नंबर चाहिए। श्रुति सम यानी कि सुनने में तो समान है लेकिन देखने में भी समान है, लेकिन उसका अर्थ जब करने जाएंगे तो भिन्न अर्थ देगा, अलग अर्थ दे रहा होगा, उससे कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। जरा, 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 थोड़ा, जरा, जरा, समझ रहे हैं? ये एक एक बिंदी पूरा अर्थ को बदल गई है। बुढ़ापा, थोड़ा, निडर, नीर, घोंसला, पानी, सॉरी निडर नहीं, निड और नीर, तो घोंसला और पानी। अनल, अनल, अब देखिए अनल, अनल, पवन, अग्नि, गज, 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 हाथी, माप। तो बताइए यहां कौन सा सही होगा? तो यहां पर अनल, अनिल, अनल और अनिल जो है यह गलत है और यहां थोड़ा टाइपिंग गलत है, टाइपिंग एरर है। अनिल लिखा था यहां पर अनिल, अनल, अनिल जो कि पवन और अग्नि का होता है। तो यहां पर अनिल जो है वह सही है, यानी कि जो आपसे गलत पूछा है अर्थ उल्टा दिया गया है। जहां अनिल का होना चाहिए वहां जो अनल का कर दिया, और जहां अनल का होना चाहिए वहां अग्नि कर दिया, आपस में फेर बदल कर दिया गया। यहां सुमेलित किया हुआ है, जरा देखिए ध्यान से। अनल का होता है अग्नि और अनिल का होता है पवन। अनिल यानी कि वायु, पवन इसका पर्यायवाची होता है। जरा यानी बुढ़ापा होता है और जरा थोड़ा, याद करना
थोड़ी सी बात हो रही है, थोड़ी सी की बात किसके लिए, जब हम किसी सेंस में बात करते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा कुछ जैसे थोड़ा पानी दे दीजिए, तो जरा जरा पानी दे दीजिए, जरा नहीं बोलेंगे। याद रखना, अभी तो हम सब जरा बोलते हैं, लेकिन आज से एक बात याद कर लेना, जरा नहीं बोलेंगे, अब से बोलेंगे जरा। जरा पानी दे दीजिएगा, जरा चाय का कप ला दीजिएगा। ये बात जब बोले ना तो जरा बोलिए, क्योंकि नुक्ता लगना चाहिए। अगर जरा बोल दिया इसका मतलब है आपको बुढ़ापा आ चुका है, ये बात याद रखना। नीड, नीड यानी कि घोंसला जो कि पक्षी बनाते हैं, नीर जो कि पानी हम पीते हैं, ये रहा नीर, हम इसको पानी भी कहते हैं, हम इसको नीर भी। अच्छा, रेलवे में, ट्रेन में तो आप सभी सफर किए होगा, अरे नहीं किया है कोई बात नहीं, एग्जाम देने के लिए आपका सेंटर निश्चिंत हो जाइए, आपको ट्रेन में सफर करवाने के लिए दे दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर आपको पता ही है, विदित ही है कि जिस जिले में आप हैं वहां तो आपको मिलेगा नहीं, उसके आसपास भी नहीं, बल्कि कई दूर आपको एग्जाम सेंटर देगा जानबूझ करके या किसी कारण से, तो आप वहां बैठ के जाएंगे। उस समय पानी वाला आएगा, ऊपर पानी पानी, शुद्ध पानी, और जब पानी वाला आएगा तो वहां देखना नीर की बोतल आपको देगा, उस पर लिखा होगा नीर, है ना, तो वही नीर, नीर यानी कि पानी होता है। गज, गज यानी कि हाथी, गज, गज यानी कि नाप तोल करने वाला, नापने का हथियार, गज, गज में चलता है, 1 गज, 2 गज, 3 गज, और गज यानी कि हाथी, और गज यानी कि 1, 2, 3, 4। वैसे जो जमीन, जो बड़े बड़ी चीजें नापी जाती हैं उसके लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी वस्तु, छोटे छोटे जमीन का टुकड़ा, उसको मापने के लिए गज का प्रयोग, गज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ये लीजिए, पकड़ लीजिए फिर से। अशुद्धि है यानी कि कारक संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, या वाक्य रचना संबंधी। खिड़की खुलने से प्रकाश आया, खिड़की खुलने के कारण प्रकाश आएगा, या खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, बताइए क्या होगा यहां पर से? तो यहां पर आपका राइट होगा, कारक संबंधी जो है इसमें अशुद्धि है। करण कारक से का प्रयोग अनुचित कर दिया गया है, यहां पर जो, यहां करण नहीं बल्कि यहां कारण की बजाय करण आएगा, करण नहीं बल्कि स्थिति या शर्त को का बोध हो रहा है। यहां पर खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा ऐसा नहीं, खिड़की खुलने पर, खिड़की के खुलने पर प्रकाश आएगा। अब यहां पर, यहां अधिकरण या समय सूचक संदर्भ युक्त, संदर्भ अधिक उपयुक्त होगा, यानी कि खिड़की खुलने पर किसका है? अधिकरण, कारक का प्रयोग होना चाहिए था, वहां कौन सा कर दिया? कारक में प्रयोग किया, तो करण कारक का प्रयोग कर दिया, और ये करण कारक का प्रयोग होने के कारण ये गलत हो जा रहा है। इसके बाद में जो आपका है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? निम्नलिखित में से किसके नाम जो है पुल्लिंग होते हैं? वीडियो, निम्नलिखित में से किसके नाम, तो जरा देखिए, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम। जो आपसे यहां पूछा जा रहा है उसमें जो नाम पूछा गया है सामान्यतः पुल्लिंग पूछा गया है ना, प्रायः। तो समुद्र के होते हैं, किसके होते हैं? देखो, नदियों के तो कहां होंगे, जरा सोचिए, भाषाओं के, तिथियों के, या समुद्र के? अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको समुद्र के ही नाम पुल्लिंग मिलेंगे। नदियों में हमेशा स्त्रीलिंग होती है, भाषा हमेशा स्त्रीलिंग होती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अवधी, मलयालम, तमिल, जो भी भाषा है सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा और नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सबके सब क्या है? स्त्रीलिंग का रूप धारण करती हैं। तिथियां, तिथियों बोलो तो पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, या अन्य कोई तिथि चल रही है तो वे सब भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। जबकि समुद्र जो है वह क्या होगा? पुल्लिंग होगा, क्योंकि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, जो भी हमारे महासागर है वह सब क्या होगा? जो पुल्लिंग वाले होंगे। और इसके बाद अगर देखें पर्वतों के नाम, वे दिन के नाम देखें तो वे, ग्रहों के नाम देखें तो वे, या देशों के नाम देखें, वे सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, आराम से आप इसको नोट करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा क्लास के साथ ही। अगला प्रश्न है 61, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग
एक वचन में हुआ है, एक वचन में प्रयोग हो रहा है। हस्ताक्षर, रोमकूप, दल, लोग। जरा याद कीजिए, पहली क्लास 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न याद कीजिए, वहां भी हमने एक वचन के सेंस में शब्द का प्रयोग देखा था, उसमें से एक यहां भी फिर से विकल्प में दिया हुआ है। अब याद करिए, लगा तो चलिए मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप रोक लीजिए वीडियो, चाहे तो वीडियो को रोक करके आंसर लगा तो चलिए, अंत में बताइएगा कितना गलत कितना सही। तो यहां पर दल जो है यह एक वचन वाला शब्द है, एक वचन और सदैव बहुवचन रहने वाले ऐसे शब्द देख लेते हैं। तो सदैव रहेगा, उसमें हस्ताक्षर हमेशा ही बहुवचन रहेगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। लोग, लोग हमेशा ही बहुवचन में होगा। ये जो लोग शब्द हैं यहां पर लोगों नहीं होता, लोग होता है। रोमकूप, शरीर के अनेक रूप, अलग अलग जो हमारे शरीर के अंग है उनके बारे में रोमकूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। अन्य में और भी देखें तो प्राण जो है वह हमेशा बहुवचन में आएगा। दर्शन, हमेशा ही जब जब दर्शन शब्द का प्रयोग होगा यह बहुवचन में आएगा। आंसू, बहुवचन में आएगा। आंसू आपको शुद्ध अशुद्ध में पूछता है तो आंसू का याद रखना बड़े ऊ में आएगा और यहाँ चंद्र बिंदु भी आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आंसू में आप से वहां पर छोटे ऊ के साथ में देगा वह अशुद्ध होगा। शुद्ध कौन सा होगा? बहुवचन, जो ऊ, बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ हो वह आंसू सही होगा। होश, बाल, ये सभी हमेशा बहुवचन होते हैं। बाल जो कि आपने जो बाल उसकी बात कर रहा हूं मैं, हमारे जो शरीर सिर पे होते हैं। एक वचन देखें दल, दल में क्या होता है? यह एक समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में किया जाता है। जैसे कि दल आ रहा है, या बीजेपी का दल है, कांग्रेस का दल है, फलाने ढिमकाने सेना का दल है, जो भी दल है उनके विद्यार्थियों का एक दल है, स्टूडेंट्स का दल जो उनकी बात हो जाती है। यह हमेशा भाव को प्रकट कराएगा, समूह को दिखाएगा। सेनाओं का दल है, पुलिस का दल है, ये सब क्या हो रहा है? समूह दिखा रहा है, और जब समूह दिखाएगा तो समूह में एक वचन में चलेगा। अगला प्रश्न है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित। कौन सा रेखांकित रहेगा? यहाँ पर रेखांकित होगा आपका अलमारी। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अधिकरण। अच्छा, अलमारी में तक आएगा यहाँ पर, है ना। अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। मैंने आपको पिछली क्लास में यानी कि 17 जो फरवरी का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट वाला, उसमें बताया था सारे कारक आपको मैंने विस्तृत रूप से डिटेल में एक डायग्राम टेबल दी थी। वहीं से ये प्रश्न डायरेक्ट है, अगर आप ध्यान समझे तो। वहां भी आया था, रिपीट है, अगले दिन रिपीट कर दिया है। वहां शाम के शिफ्ट में जो प्रश्न था वही सुबह की शिफ्ट में रिपीट हो गया अगले दिन। तो कौन सा होगा बताइए जल्दी। तो यहां पर जो अधिकरण आएगा या संप्रदान आएगा या कर्ता आएगा या कर्म आएगा, तो यहां पर अधिकरण आएगा। अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले प्रश्न में भी हमने अधिकरण के बारे में पढ़ा था। वहां पर के बारे में अधिकरण की दो कारक चिन्ह है, में और पर। ये इसके दो कारक चिन्ह है, इन दोनों से इसकी पहचान की जाती है। वाक्य में अलमारी में जो पद है, पद स्थान यानी कि आधार निर्धारित किया गया जगह का बोध हो रहा है, फिक्स स्थान हो रहा है। कपड़े कहां से निकाले? अलमारी में से निकाले, अलमारी में से निकाले गए। अधिकरण में क्या था? क्रिया का आधार चिन्ह में पर पे भी आता है, तब भी क्या होगा? यहां पर अधिकरण कारक होगा। जैसे मेज पर पुस्तक रखी, यहां पर मेरे सामने यहां बहुत सारी किताब से रखी, जिसमें से एक मैं आपको दिखा दूं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर नोट्स रखे हुए हिंदी के, है ना। अब ये जो नोट्स है, ये किताब रखी, तो ये क्या? अलमारी, मेज या टेबल, तो टेबल पर किताब रखी, टेबल पर पुस्तक रखी, टेबल पर नोट्स रखे, तो ये भी क्या होगा आपका? मेज, टेबल, ऐसा कुछ भी आ जाए तो ये अधिकरण का उदाहरण बनेगा। अलमारी में कपड़े रखें, आपके कपड़े कहां रखे? अलमारी में रखें। अलमारी में पुस्तकें रखी हैं, रैक पर पुस्तकें रखी हैं। इस तारीख क्या हो रही है? हमारे अधिकरण कारक की उदाहरण बन रहे हैं। संप्रदान में जिसके लिए क्रिया की जाए, को के लिए यानी कि अध्ययन के लिए। किताबें किस लिए? पढ़ने के लिए। किताबें टेबल पर रखिए, तो पढ़ने के लिए। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े यानी कि प्रभाव पड़ रहा हो, को, तो इसका जो था कर्म के लिए को कारक चिन्ह होता है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है 63 का, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कितना आसान लड्डू प्रश्न, हलवा प्रश्न, लूट लो। ये लूटने के लिए है नंबर, सिलेक्शन दिलाने वाले नंबर है भाई। कांस्टेबल बन जाओगे, वर्दी पहन लोगे, ये भी ध्यान रखो। ब कर
र अर। जरा देखिए बनाकर में, अगर बनाकर को मैं तोड़ूं तो एक तो बना निकलेगा अलग, बना अलग निकल जाएगा प्लस कर। अब जब कर निकलेगा तो प्रत्यय क्या होगा, जरा सोचिए, कर प्रत्यय हो जाएगा, जिसमें बनाकर शब्द में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बनता है, जिसमें मूल धातु जो है बन यानी कि बनाना, और प्रत्यय जो है आपका कर है, ये याद रखना। यहां पर शब्द का निर्माण बना प्लस कर से मिलकर के बनाकर बना है। उदाहरण के लिए खाकर, अब खाकर में खाना खाकर अभी निकला हूं, जाकर मैं अभी दुकान पर जाकर आता हूं, पढ़कर मैं अभी लाइब्रेरी जाकर के पढ़कर आ रहा हूं। ये सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, डेली यूजिंग के, हमारे जीवन के यूजिंग के, ये डायरेक्ट उठा के पूछेगा सिलेक्शन दिलाने के लिए। अब गलती आपकी क्या, आप पढ़ेंगे नहीं। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा, ये भी हलवा लड्डू लूट लो वाला प्रश्न है। आओ नंबर पाओ जी, सिलेक्शन पाओ, हमसे वर्दी लेके जाओ जी, ये वाली बात यहां हो रही है, समझ रहे हैं आप, तुक से तुक मिल रहा है। तरावट, तराव प्लस ट नहीं, गलत हो जाएगा। तरा प्लस आवट, तर प्लस आवट, तरा प्लस वट, कौन सा होगा, तर, तरा, तरा तो कोई नहीं होगा, तर प्लस आवट, यानी कि यहां पर विकल्प नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तर प्लस आवट जो है वह सही होगा, जहां पर भाववाचक संज्ञा प्रकट होती है। तरावट का मतलब है तर यानी कि जिसका अर्थ गीला, ताजा या नमी युक्त क्षेत्र जहां नमक जमा हुआ है, और प्रत्येक में जो आवट है वो हो रहा है। आवट जो है भाववाचक संज्ञा कृत्य का प्रत्यय हुआ है। यहां पर जो संयोग हुआ, संध्या जो हुई संधि, वह तर प्लस आ के मिल करके, तर में जो है आपका अ है, तर में से यहां पर अ ये है, प्लस आ दोनों मिलकर के आ का निर्माण करेंगे, ऐसे में तरावट बन जाएगा। इसके जैसे और उदाहरण है, सजावट है, लिखावट है, मिलावट है। अरे दूध में कितनी मिलावट है भाई, देख लो जरा। घी में तो घी तो दिख ही नहीं रहा है, बल्कि उसमें क्या है, मिलावट हो रही है, केमिकल मिला हुआ। आजकल पनीर बहुत मिल रहा है, आजकल बाजार में पनीर बहुत सस्ता भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिलावट का पनीर है, शुद्ध दूध का पनीर नहीं मिल पा रहा है। ये भी मिलावट वाले प्रश्न हो गए। अगला है आराम कुर्सी। आराम कुर्सी यानी कि शब्द में कौन सा समास है, आराम कुर्सी समास, जो आराम कुर्सी शब्द है उसमें कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कर्मधारय समास, आराम की कुर्सी अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कौन सा होगा, एक बार जोरदार तरीके से इसका आंसर दीजिए सभी। उसके बाद मैं बताता हूं। आराम की कुर्सी के ऊपर जो आपका मिलेगा वह है आराम के लिए कुर्सी, यानी कि आराम प्लस कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। अगर ये निकलेगा तो यहां विकल्प नंबर 4 आराम के लिए कुर्सी, और के लिए कौन सा कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक। तो यहां पर पुरुष तत्पुरुष समास में भी कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, पुरुष समास। ठीक है, याद रखना, ये यहां पहले लिखा हुआ इस टेबल में, जो कि आपको पीडीएफ दिया जाएगा, उस पीडीएफ में मिल जाएगा। नोट, कर्मधारय नहीं बल्कि इसमें विशेषण विशिष्ट, जैसे कि नील कमल का संबंध नहीं होता है, तो यहाँ पर कर्मधारय वगैरह नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, जैसे कि बहुत सारे कर्मधारय बता देते हैं आराम की जो कुर्सी उसके बारे में, लेकिन वो नहीं होगा। आराम के लिए कुर्सी, कुर्सी किसके लिए, आराम करने के लिए, ऐसा। अगला प्रश्न है 66, लक्ष्य का तद्भव रूप क्या है, लक्ष्य का तद्भव रूप। अब देखिए यहाँ हलंत गलती से लगा हुआ है, हलंत नहीं लगा है इसमें ना, तद्भव रूप अगर ऐसा लिखा है तो सही है। अब यहाँ पर क्या हलंत लगा तो ये गलत है, हलंत लगा दिए भ पूरा है ना, ठीक है। तो तद्भव रूप बताइए, लक्ष्य, लक्ष्य का तद्भव, लक्ष्य, लाख, क्या होगा इसका तद्भव। तो यहां पर जो लक्ष्य है इसका तद्भव लाख होगा, क्या होगा, लाख। लाख में अगर यहां देखें आप लक्ष्य, तो इसका लाख होता है, अक्ष जो है उसका आंख तद्भव रूप होता है, लज्जा जो है उसका तद्भव रूप लाज होता है। याद रखना आप सभी, जो तत्सम का कश तद्भव में जो ख बन जाता है, अक्सर ख बन जाता है या छ बन जाता है, ये नोट करके जो आपको बिंदु लिखा है नियम, तत्सम का जो कशा है, ये जो कशा लिखा था, ये या तो ख बनेगा, ये क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। तो यहां पर आपका ख बन करके बाहर आया। इस बात को भी आप नोट करके
याद रखते हुए चलिएगा। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जेने प्लस इंद्र, जैन प्लस इंद्र, जेने प्लस इंद्र, जैन प्लस इंद्र। बताइए जैनेन्द्र का, वैसे तो जो जैनेन्द्र है वह संबंध आपको मिलेगा जैन धर्म में संबंधित है। अगर इतना आपको अंडरस्टैंड है तो इसका सही आंसर लगा पाएंगे। तो इसका सही आंसर जो यहां पर आपको दिया हुआ है वह भी देखिए आप, यहां जो आपके सामने लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा, गुण स्वर संधि। हाँ, जो संधि विच्छेद है गुण स्वर संधि कैसे, यहां से ए जो है ई और अ प्लस ई के मिलन से ए का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जो जैन प्लस इंद्र से जैनेन्द्र बनेगा, यानी कि यहां पर आपका गुण स्वर संधि है। अब गुण स्वर संधि के कुछ और नाम लिख लीजिए, जैसे कि रमेश, रमेश में भी गुण स्वर संधि है। दिनेश कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। ऐसे ही जहां जहां आपको बीच में से जहां से तोड़ दिया जाए, ब्रेक किया जा सके, और उसमें जहां से ब्रेक हो रहा है जस्ट उस जो ब्रेक कर रहे हैं उस शब्द को जहां से ब्रेक कर रहे हैं उस वर्ण के बीच में, जो बीच वाला वर्ण है उसके ऊपर अगर एक डंडा लगाओ मात्रा में, एक हो या दो भी हो, दोनों की शर्त बताऊंगा मैं। एक अगर है मूलतः तो आप वहां पर गुण संधि लगा दीजिएगा, 100% आपका सही हो जाएगा। तुक्का लगाने की ट्रिक बता रहा हूं, इससे आसान तुक्के की ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आपके समक्ष प्रश्न 68, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह कौन सा है, विवरण, विवरण बताने वाला ये वाला है, ये वाला है कोमा वाला, या जो इन्वर्टेड वाला सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड, बताइए कौन सा होगा। तो यहां पर आपको जो है विवरण का वह विकल्प नंबर 1 में जो दिया हुआ है वही आपका सही होगा। विवरण चिन्ह जो कि आगे का विवरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है, आगे बढ़ने वाला है, हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं, उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ये जो होता है इस तरीके का प्रयोग, ये अर्ध विराम थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो वहां इसका प्रयोग करते हैं। जो उदाहरण चिन्ह जिसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं या इन्वर्टेड कोमा के नाम से भी जानते हैं, वह होता है आपका कौन सा, उदाहरण चिन्ह के नाम से। और एक और है जो माइनस जैसा दिखाई देता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। कैसा, योजक चिन्ह। और डबल इन्वर्टेड कोमा क्या कहलाएगा, डबल इन्वर्टेड कोमा, जो कि उदाहरण चिन्ह के नाम से उसको भी जानते हैं, वह डबल इन्वर्टेड कोमा हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, यानी कि आपसे संख्यावाची विशेषण को पूछा गया है। चौड़ा, दर्जन, दर्जन में कितना होता है 12, 10 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितने मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। ताजगी, बताइए कौन सा ऐसा है जो कि विशेषण है और वह भी संख्यावाची है। जरा ध्यान से देखिए, मैंने वैसे हिंट दे दिए पूरी आपको। तो यहां दर्जन जो शब्द है वह क्या होगा आपका, दर्जन जो शब्द है वह संख्यावाचक विशेषण का प्रकार, उसका एक शब्द है, उसको दर्शा रहा है। कैसे, दर्जन में एक निश्चित, दर्जन में 12 एक निश्चित संख्या होती है। आप केले वाले की दुकान पे जाते हैं और डेली कहते हैं भैया 1 दर्जन केला दे दीजिएगा, तो 1 दर्जन केला जो देगा वो 12 केले आपको निकाल करके दे देगा, वही वाली बात है। विशेषण के भेद, एडजेक्टिव के जो टाइप हैं वो पूछे गए, जैसे दर्जन, दर्जन को संख्यावाचक यानी कि जहां गिनती करना संभव हो वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। चौड़ा या ताजगी एक गुण दिखाएगा, इतनी चौड़ा, इतना चौड़ा घर है, इतने जो ताजगी यानी कि ताजी ताजी हवा मिल रही है, कितना अच्छा लग रहा है, ये जो बात होगी ये क्या होगा, गुण दिखाएंगे, विशेषता बताएंगे। 10 मीटर परिणाम, रिजल्ट दे दिया आपने, क्वांटिटी बात बता दी कि इतने क्वांटिटी में चाहिए, तो क्वांटिटी में 10 मीटर जो है ना कपड़ा वह क्या है, परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक यानी नाप तोल से संबंधित है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है 70वां, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। मच्छर भिन्न भिनाते हैं, मच्छर भिन भिना रहे हैं, इसमें कौन सी क्रिया होगी बताइए। तब तक मैं पेन चेंज करता हूं क्योंकि यहाँ पेन का कलर थोड़ा दिक्कत देगा, ऐसा लग रहा है, तो मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। हाँ, ये सही रहेगा। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, बताइए।
मच्छर भिन्न भिन्नाते हैं, इसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए नाम धातु क्रिया में क्या क्या होता है, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। इनकी पहचान की ट्रिक है, अक्सर इनमें ध्वनियों का अनुकरण होता है। उदाहरण के लिए हिन हिनाना यानी कि घोड़ा, मिन मिनाना यानी कि मक्खी, बिन बिनाना यानी कि मच्छर। ऐसे जो शब्द है, ऐसा जो दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं बिन बिनाना, मिन मिनाना, हिन हिनाना, ऐसे शब्द अगर कहीं भी दिखाई दे तो वह नाम धातु क्रिया के उदाहरण होंगे। अब आपके समक्ष यहां पर क्रिया का प्रकार, परिभाषा और उदाहरण भी लिखे हुए, इनको भी मैं आपको समझाता हूं। प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को प्रेरित करे। जैसे कि मैं कहूं, मैं आपको पढ़ाऊं नहीं और कह दूं कि ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, आंसर दीजिए, मैं अगली स्लाइड लगा दूं, तो क्या हो गया, मैं खुद कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस आपको कहते जा रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, तो ये तो गलत होगा। यानी कि यहां पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करे, केवल दूसरों को प्रेरित करे, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। मालिक नौकर से गाड़ी धुलवाता है। मालिक कभी गाड़ी नहीं धोता है, लेकिन मालिक खड़ा है और जो नौकर लगा रखा है उसको कहता है गाड़ी ऐसे 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 धो के दीजिए, यहां कम धुलाए, यहां से साबुन लगा के धो। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में क्या होगा, दो या दो से क्रियाओं का मेल होना, एक साथ प्रयोग होगा। वह खा चुका है यानी कि खाना खा लिया है, यह बात हो गई। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक यानी मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया, वह नहा कर आया है, यानी कि वह नहाने गया, नहा लिया, नहा धो करके वापस आकर के कपड़े पहन के तैयार खड़ा है, इसलिए कहेगा वह नहा कर आया है। या क्रिया से पहले की क्रिया को भी प्राथमिकता दी जाएगी पूर्वकालिक क्रिया में। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल? बताइए कौन सा है? लता मंगेशकर गीत गा रही है, अभी गीत गा रही है, ये भी ध्यान रखना। तो गीत गा रही है तो अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल, यानी कि अभी गा रही है, अभी गीत पूरा नहीं हुआ है, अभी प्रेजेंट में। जैसे कि इसकी जगह मैं कह दूं कि मैं क्लास ले रहा हूं, या आप में से किसी एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं, मान लीजिए सूरज या कमल, जो भी है आपका नाम, वो नाम लिया और कहा कि यह व्यक्ति क्लास कर रहा है, तो अभी क्या कर रहा है? कर रहा है, अभी पूरी नहीं हुई, तो अपूर्ण है। अपूर्ण वर्तमान, वर्तमान में चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया शुरू हो चुकी है, परंतु अभी जो क्रिया है वह समाप्त नहीं है, कार्य जारी है, प्रेजेंट में भी चल रहा, रनिंग में है। पहचान, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अगर आए तो समझ लेना वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे वर्षा हो रही है, या किसी का नाम लेकर के पढ़ाई कर रहा बच्चा, उसका नाम लेकर के पढ़ाई हो रही है, वे पढ़ाई कर रहा है, ऐसा आ जाए तो वो भी क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? शायद वह पढ़ता हो, शायद उसने पढ़ाई की हो, डाउटफुल बात हो जाए, संदिग्ध वर्तमान में, शायद वर्तमान। सामान्य में क्या हुआ? वह गाता है, अब वो गा रहा है, पता नहीं कब गाता है, बस गाता है, गाता है। गाया, कब गाया होगा, कब गाएगा, ये पता नहीं है, तो वहां पर वर्तमान काल हो जाएगा। भूतकाल, सामान्य भूतकाल में क्या होगा? उसने गीत गाया, गीत गाया, कभी गाया होगा, या फिर उसने पढ़ाई की, तो पढ़ाई की, कब की ये पता नहीं, लेकिन की पहले थी, तो भूतकाल हो जाएगा। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो मजदूरों के द्वारा पेड़ को काटा गया, और जब पेड़ को काटा गया तो इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य या भाववाच्य। तो यहां आपको मिलेगा वह है क्रमवाच्य, क्यों? पेड़ को काटा गया, क्या किया गया? मजदूरों ने पेड़ को काटा है, मजदूर पेड़ काटता है, इसमें वर्तमान हो रहा है, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया है। किसके द्वारा? मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया। इसमें परिवर्तन क्या होगा? भाववाच्य में क्या होगा? मजदूर से पेड़, मजदूर से काटा नहीं जाता, मजदूर से काटा नहीं जाता, उसके लिए मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, यह क्रमवाच्य हो जाएगा। और कृत्यवाच्य में क्या होगा? मजदूर पेड़ काटता है,
ये तीनों यहां पर बता दिया मैंने आपको। और क्रमवाच्य में क्या होगा, जब क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है उसमें इसमें अक्सर के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तर्क, यहां पेड़ मुख्य क्रिया है, मुख्य है, और न कि मजदूर, यानी कि मजदूर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पेड़ है। अब मजदूर क्या कर रहा है, पेड़ को काटता है, ये कृत्यवाची हो गया। काटता है, काटता है, पता नहीं कब काट रहा है बट काटता है। और कर्मवाच्य, मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, मजदूर के द्वारा ही काटा गया और किसी ने नहीं काटा। और भाववाच्य में मजदूर से काटा नहीं जाता, क्या नहीं काटा जाता, पेड़, तो काटा नहीं जाता, ये बात हुई, भाव पर कट हो रहा है कि काटेगा या नहीं काटेगा ऐसा। इसके बाद में हम देखेंगे ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ठिठक जाना, रुक जाना, चल जाना, धोखा खाना, धोखा खा जाना, और उदासी छा जाना। यहां पर ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। यहां जो मुहावरा है उदासी छा जाना, इसका जो अर्थ होगा वह इसका सामान्य सा जो अर्थ है वह अचानक रुक जाना। जैसे कि मान लीजिए सहम जाना, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और अचानक से यहां पर कुछ टेक्निकल इशू आ जाए, मैं रुक जाऊं तो क्या हो गया, अचानक से उदासी छा गई, अचानक से रुक गया। तो परीक्षा विशेष नोट क्या होगा, कई बार ठिठक का अर्थ भय या संकोच के रूप में भी होता है, रुकना होता है। हालांकि आयोग द्वारा मान्य उत्तर कुंजी उदासी छा जाना है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, उदासी छा जाना लिखा है। रौनक चली गई, चली जाना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना के संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ था। रुक जाना एक शाब्दिक अर्थ है, मुहावरेदार अर्थ नहीं है, ये याद रखना, सामान्य अर्थ है बस। इसके बाद में आपके समक्ष अगला प्रश्न है 74, जो कि अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ या सवज्ञ या सर्वज्ञ। अगर आप अभिज्ञ की बात करें तो उसका विलोम क्या होना चाहिए, जरा देखिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ विकल्प डायरेक्ट दिया हुआ है और डायरेक्ट है अनभिज्ञ। मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि डायरेक्ट आंसर जहां दिखाई दे वहां इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला या ज्ञानी, अनभिज्ञ का अर्थ है न जानने वाला या अज्ञानी। अल्पज्ञ यानी कि जिसे कम ज्ञान हो उसे अल्प ज्ञानी कहते हैं, और इसका अपोजिट, इसका विलोम होगा बहुज्ञानी, जो बहुत कुछ जानता हो, जिसके पास बहुत ज्ञान हो उसे बहुज्ञानी कहते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ किसे कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, और जो इसका सर्वज्ञ का उल्टा यानी कि विलोम क्या होगा, वह अल्पज्ञ, जो कि बहुत कम जानता हो, जिसे कम ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ये दूसरे एक दूसरे का अपोजिट भी है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न आपके सामने है उसमें देखिए 75, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। देखिए आपने जो 17 फरवरी वाली क्लास थी उसके सेकंड शिफ्ट में भी इस तरीके का, इस पैटर्न का प्रश्न देखा है। क्या था कि आपसे लोकोक्ति का अर्थ प्रश्न में दिया था और लोकोक्ति का चयन करना है। अब यहां क्या किया, लोकोक्ति को विकल्प में ढाल दिया गया है। एक लोकोक्ति है, 4 में से एक लोकोक्ति है और 3 नहीं है। अब आपको सिलेक्ट करना को 3 कौन सी नहीं है उसको बाहर करना है, याद रखना, यहां आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि आपको यह देखना है लोकोक्ति कौन सी है। अब कौन सी है उसकी बजाय वो भी देखना होगा कौन सी नहीं है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है, आंख चुराना, आंख चुरा ले गए, आस्तीन का सांप होना, कठपुतली होना, बताइए क्या होगा इसका। तो यहां पर आपको जो गरजते हैं वे बरसते कभी नहीं है। देखा होगा आपने, जब बारिश का समय है, बादल जब ज्यादा बरसते हैं तो बारिश कम होती है, लेकिन वहीं जब बादल गरजेंगे नहीं, कम गरजेंगे, उस समय बारिश काफी मूसलाधार बारिश होती है। उसके सेंस में भी लिया जाता है। हालांकि नहीं, इसमें कुछ बातें जो लोग बोलते हैं, सामान्यतः जो ज्यादा बोलते हैं उनके बारे में भी कही जाती है, उनके लिए भी एक कहावत गढ़ी गई है। क्या है, जो गरजते हैं बरसते नहीं, यानी कि ज्यादा बोलने वाले काम क्या करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत कम। पूर्ण वाक्य इसमें यह होगा। मुहावरा क्या है, यहां पर कुछ मुहावरा दिया है, यह वाक्यांश होता है और अंत में ना क्रिया आती है। आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना और कठपुतली होना, यह मुहावरे के सेंस में होता है, ना कि कहावत में, लोकोक्ति में नहीं।
अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, वह है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है। बहुत ही मजेदार, एकदम ऐसा प्रश्न जो कि पढ़ते से याद हो जाए। देखिए आपको मैं बताऊं कुछ चीजें, फैक्ट लिख लीजिए। जो आचार्य भरत मुनि जी हैं, भरत मुनि जी जो है, भरत मुनि, वे कहते हैं रस के कितने प्रकार, 8 प्रकार। किसमें कहते हैं, भरतनाट्यम में 8 लिखते हैं। कुछ समय बाद भरतनाट्यम में 9 लिख देते हैं, लेकिन मूलतः उन्होंने कितना माना, 8। और 9वां कैसे माना, तो 9वां जो है वह बाद मानेंगे और जो शांत रस है उसको बाद माना जाएगा। कौन मानेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि अभी मैंने लिख रखा है, यहां लिखा हुआ है, ये आपके सामने यहां लिखा हुआ है कि कौन इसको मान रहा है। अभिनव गुप्त जो मानते हैं उनकी बात हो रही है। शांत रस 90 नंबर का आता है। एक और जोड़ते हैं, शांत 1, तो 8 तक होने वाला 9वां कौन आता है, शांत रस 1 ही आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम अगर आगे देखें शांत के बाद, तो वह है दूसरा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कौन सा होता है, अगले इसके नंबर का होता है। एक और जुड़ेगा और उसको 9 में 1 जोड़ देना, टोटल कितना हो जाएगा, 10। यानी कि आपसे जो पूछा गया है वात्सल्य सहित 10 रस पूछा गया है। आपको यहां पर वात्सल्य को जोड़ा गया है, इसलिए क्या होगा, 3। विकल्प नंबर 3 10। भरत मुनि के अनुसार 8 हो गए, अभिनव गुप्त के अनुसार 9 हो गए और सूरदास जी के अनुसार 10 हो गए। रूप गोस्वामी के अनुसार, यानी कि भक्ति रस की बात करते हैं गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वे कहते हैं कि एक और होता है, कौन सा, वो होता है भक्ति रस। यानी कि टोटल कितने हो गए, 11 जो छंद है, सॉरी 11 रस इसमें हो जाते हैं। टोटल कितने रस होंगे, 11। प्रश्न में आपसे पूछा गया था वात्सल्य रस को मिलाकर के, ऐसे में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और वह है आपके 10, विकल्प नंबर 3। 77वां प्रश्न है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। मिलोड, फिर ध्यान देने वाली बात, आप सभी को संबंधवाचक सर्वनाम तो पता है, ज्ञात है, लेकिन यहां हमसे पूछा क्या है, नहीं पूछा है जिसका सो, आपका जो। बताइए कौन सा संबंधवाचक नहीं है, तो आपको यहां पर संबंध को नहीं दिखा रहा है, बल्कि आपको यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो यह दिखाता है कि तुम या आपका रूप है, एक संबंध का नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जिसका, उसका, जो करेगा सो भरेगा, जो नहीं पढ़ेगा सो फेल होगा, ऐसी बात जो होती है उसके बारे में। वे शब्द जो वाक्य में दो बातों के बीच में संबंध जोड़ते हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कितने आसान शब्दों परिभाषा लिखी है। अगला प्रश्न है 78। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। थोड़ी क्लास रुक गई है शायद, जरा देखिएगा। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या आपको आवाज क्लियर आ रही है, दिखाई भी क्लियर दे रहा है, यह बात जरूर मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। उपमा, विरोधाभास, अन्योक्ति, संदेह, बताइए कौन सा होगा। तो यहां पर नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो वह आपका मिलेगा उपमा अलंकार। उपमा की जा रही है जब पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस ऐसे शब्द दिख जाए तो समझ लेना वहां पर उपमा अलंकार है, क्योंकि यहां पर योजना, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसमें उपमेय, उपमान, वाचक और हृदय जो है, वाचक और साधारण इसके प्रमुख अंग है, जिसमें उपमेय हृदय होता है, हृदय यहां पर, उपमान यहां पर नील गगन है और सा यहां पर वाचक है, जो दिखा रहा है कि यहां पर उपमा अलंकार है, और साधारण धर्म जो कि शांत है, यानी कि यहां पर उपमा अलंकार के चारों अंग जो दिए गए उनका पालन व्यवस्थित रूप से हो रहा है, ऐसे में यहां पर उपमा अलंकार होगा। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, हमसे नहीं पूछा। हरि का दूध, सर्प, सिंह, सूर्य, हरि का किस में नहीं है यह पूछा है। तो हरि का दूध में नहीं है। हरि विष्णु, इंद्र, सर्प, सिंह, सूर्य, वानर, मेंढक, इन सभी के रूप में हरि का प्रयोग किया जाता है। हरि के इतना अर्थ है, विष्णु को भी हरि,
हरि को विष्णु भी कहते हैं, हरि को इंद्र भी कहते हैं, सर्प हरि को भी कहते हैं, सिंह को भी हरि कहते हैं, सूर्य को भी हरि कहते हैं, वानर को भी हरि कहते हैं, मेंढक को भी हरि कहते हैं, लेकिन दूध हरि को नहीं कहते। दूध तो मिल्क होगा, हरि का अर्थ नहीं, बल्कि ये दूध के तो शीर हैं, पई हैं, ये इसके पर्यायवाची होंगे। बात समझ गए? बढ़े आगे, चलिए बहुत बढ़िया मजेदार तरीके से आप पढ़ते हुए चल रहे हैं, आनंद आ रहा है क्लास। मतलब दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? मिला डालिए, दोहा को और रोला छंद को एक क्रम वे में मिलाने से कौन सा छंद बनेगा? तो वहां बनेगा आपका कुंडलिया। कौन सा बनेगा? कुंडलिया, याद रखना, ठीक है। तो कुंडलिया आपका यहां पर निकल के आएगा, जिसमें दोहा की कितनी पंक्तियां होगी? 2 होगी, और रोला छंद की कितनी पंक्तियां होगी? 2 होगी। कुल कुंडलिया में कितने पंक्तियां होती है? 6 पंक्तियां होती है। कितनी? 6 पंक्तियां होती हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है, सम मात्रिक नहीं होता है। इसके 6 चरण होते हैं। विशेषता इसमें क्या है भाई? तो इसकी विशेषता है, जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत होगा। यानी कि शुरुआत जिस शब्द से हुई है, अंत में यानी कि 6ठे चरण का लास्ट शब्द जो होगा वह और पहले चरण का पहला शब्द एक समान होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके समक्ष यहां पर एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश के 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम क्रम से जानेंगे। देखिए गद्यांश क्या कह रहा? दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं। दिन प्रतिदिन की बात है, डेली हम अलग अलग लोगों से परिचित होते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग जिनसे हम परिचित होते हैं। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं और कुछ लोग उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है। एक माली का कार्य ऐसा माना जा रहा है कि कोई सरकारी कार्यालय का जो सचिव है उससे कई कम तरह का जा रहा है, किंतु यदि वही अपने कार्य का कुशलता पूर्वक कार्य करता है तो वह उत्कृष्ट सेवा प्रदान करता है और तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है। यहां पर काम चोरी करने वाले अधिकारी के बारे में, जो कुर्सी तोड़ने वाला अधिकारी है उसके बारे में बात हो रही है, उसको कमतर। और जो एक ऐसा माली जो अपने कार्य को लेकर के दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य करता है, डेली अपने कार्य को पेंडिंग अगले दिन पर नहीं टालता है, उसके बारे में तुलना की जा रही है। तथा अपने उत्तरदायित्वों का जो भी उसको दायित्व सौंपे गए हैं उनका निर्वहन करता है, उनका जो अपने मन, सच्चे मन से निर्वहन करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रखना। बहुत ही अच्छा, ईमानदारी के लिए एक आदर्श वाक्य में अगर कहें तो जो माली है वह अपने कार्य के प्रति समर्पण रखा हुआ है, समर्पण भाव से कार्य कर रहा है, अपनी कार्य प्रणाली के प्रति पारदर्शिता ले बैठा है। यानी कि हमारे लिए आदर्श सचिव नहीं बल्कि वह माली होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके आधार पर जो आपके प्रश्न बने हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता, काम करने के ढंग में बरती गई चालाकी। बताइए कौन सा से सही होगा? तो यहां पर जो विकल्प नंबर 1 है, काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, क्लियर, ईमानदारी से काम करना, जो आपके नियम है, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, होनेस्टी यानी कि ईमानदारी, और स्वच्छ क्लीन थिंकिंग, आप एकदम क्लियरिटी के साथ रहते हैं, उसकी बात की जा रही है। गद्यांश का मूल भाव है ईमानदारी और समर्पण से कार्य करना। यहां बात कर रहा है गद्यांश पारदर्शिता के सेंस में, और पारदर्शिता
खुलापन की बात करता है, सीधी नीयत, सच्चे इंसान की बात करता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से न की जाए। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई से करे। माली अपने काम को कुशलता से करे। आपसे क्या प्रश्न पूछा है? एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है। क्यों बेहतर है बताइए जरा। तो यहां बेहतरीन की बात विकल्प नंबर 3 कह रहा है क्लियर कि माली जो है अपना कार्य कुशलता पूर्वक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, लेकिन सचिव ढिलाई बरत रहा है, बहानेबाजी कर रहा है। कोई आया बोल देगा आज तो सर्वर नहीं चल रहा है, आज तो जो फाइल है वो नहीं मिल पा रही, इस तरीके से बहाने कर रहा है। पात्र, गुण और परिणाम। पात्र की बात करें तो माली जो कि कुशलता, उत्कृष्ट सेवा और बेहतर इसका परिणाम देगा। सचिव जो कि ढिलाई बरत रहा है, उत्तरदायित्वहीनता की बात करता है, ऐसे में निम्न श्रेणी में चला जाएगा। पद की बात करें पोजीशन की तो महत्वपूर्ण नहीं है, कर्तव्य निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, ये सबसे अच्छी बात है, कर्तव्यनिष्ठ रहिए, बाकी आपका पद, आपकी गरिमा, आपके आदर्श अपने आप खड़े होते चले जाएंगे, ये बात याद रखना। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वह है उपयुक्त शीर्षक छांटिए। कर्मनिष्ठा की महिमा, काम की महिमा, उच्च नीच, स्तर भेद, बताइए क्या होगा। तो यहां पर आपसे उपयुक्त का अगर शीर्षक छांटेंगे तो यहां पर आपको कर्मनिष्ठ की बात आएगी। किसकी बात आएगी? कर्मनिष्ठ होना चाहिए, काम करने में निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना होना चाहिए। इसमें पद की बात नहीं की गई, वेतन की बात नहीं, स्तर की बात नहीं की जाएगी। लेखक ने माली और सचिव के उदाहरण से सिद्ध करके दिखाया है कि कार्य महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण है, आपका पद नहीं। अगला प्रश्न जो आपके समक्ष है वह है सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सरल वाक्य बनाना याद रखना। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। आपको पढ़ करके क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सरल वाक्य बनाना, बिल्कुल सरलतम रूप जो लिखा है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, या संयुक्त वाक्य उसका सरल वाक्य बनाना जरा ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। तो यहां पर विकल्प नंबर 3 में आपको इसमें क्लियर आंसर मेंशन था। कह रहा है उसमें क्या, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, करने वाले लोगों से मिल रहे हैं। आसान बात कर दी। सरल वाक्य में क्या होगा, एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए, योजक शब्द नहीं होना चाहिए, योजक शब्द है नहीं, और, तथा, किंतु ये तो है नहीं। विकल्प 1 और 2 और का प्रयोग करके संयुक्त वाक्य बना दे रहा है, जहां विकल्प 4 जो का प्रयोग करके मिश्र वाक्य बना रहा है, और जो विकल्प 3 है इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं है, अतः यह सरल वाक्य हो जाएगा। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सामान्य, ज्यादा अच्छा, बुरा, विभिन्न, क्या होगा? बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची। तो बेहतर के लिए क्या होगा? सामान्य होगा, क्या ज्यादा अच्छा होगा, बुरा होगा, या विभिन्न होगा? तो अच्छा की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा क्या होगा? बेहतर का पर्यायवाची बन जाएगा। सामान्यतः यहां अगर हम देखें तो बेहतर मूल रूप से फारसी भाषा का एक शब्द है। इसका जो प्रयोग है वह तुलनात्मक अवस्था में किया जाता है, जिसका अर्थ है औरों से अच्छा या श्रेष्ठ। शब्द विश्लेषण में अगर देखें आप तो बेहतर और ज्यादा अच्छा या श्रेष्ठ, सामान्य, साधारण, सामान्य को साधारण कह सकते हैं, बुरा, खराब या अनुचित कहेंगे, विभिन्न, अलग अलग, अच्छा, बेहतर और बेहतरीन। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे ही हिंदी बनेगा अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। समझ गए? आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है? सूरसागर कृति के
कवि निम्नलिखित में से कौन है? अब भैया जी ये बताइए, इस वाले प्रश्न में परीक्षक आपसे केवल प्रश्न नहीं पूछ रहा है बल्कि प्रश्न का उत्तर भी दे रहा है और कह रहा है कि इसके कवि का नाम बताइए। कृति का मतलब होता है रचना। अब आपसे रचनाकार का नाम पूछा है और रचनाकार का नाम सूरसागर में सूर खुद लिखा है। सूरदास कहां गए हैं? विकल्प नंबर ए लगाइए, आगे बढ़िए ना, क्यों समय व्यर्थ करेंगे। देखिए सूरसागर महाकवि सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। कवि के रूप में सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। जो उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद को और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है, यह बात याद रखना। वे भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और उन्हें अष्टछाप कवियों का जहाज की उपाधि दी हुई है। अष्टछाप कवियों की अन्य प्रमुख कृतियां सूरसारावली, साहित्य लेरी, ये इनके तीनों रचनाओं का नाम यहां पर दे दिया गया है। सूरसागर पूछ लिया, सूरसारावली भी हो और साहित्य लेरी। साहित्य लेरी जो है ना सबसे कठिन भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? बिहारी हिंदी का अपभ्रंश हुआ, शोरसेनी अपभ्रंश हुआ, मागधी अपभ्रंश हुआ या मागधी हुआ? बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा में होता है? वैसे मैंने आपको कल भी बताया था लेकिन आज फिर बता दूं, कल का मतलब है पिछली क्लास में। यहां पर आपके समक्ष जो स्थिति बन रही है वह है मागधी अपभ्रंश की। कैसे? जो भाषा का विकास क्रम है मैंने पिछली क्लास में भी आपको लिख करके बताया था और आज टाइप करके लेकर आया हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। संस्कृत से बनती है पाली, पाली से बनती है प्राकृत और प्राकृत से बनती है अपभ्रंश और अपभ्रंश से अलग अलग शाखाएं मागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश ये निकलती है। जो मागधी अपभ्रंश है उससे एक अलग बनती है और वह है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंदर बहुत सारी बोलियां हैं, अलग अलग बोलियां हैं। इन बोलियों में भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैथिली के कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिला के, मैथिली भाषा के कोकिला। मैथिली भाषा का प्रयोग करता सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रयोग करने वाला कौन है, वो उस व्यक्ति का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न आपके समक्ष है वह भीतर और बाहर। भीतर बाहर, कभी भीतर आएंगे कभी बाहर जाएंगे, यह किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? क्या मजेदार प्रश्न आ रहे हैं ना? वाकई में पढ़ाने में मजे आ रहे हैं? क्या पढ़ने में मजे आ रहे हैं? यदि हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ लिंक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने साथियों के साथ लिंक को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक? भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर क्या होगा? भीतर बाहर, भीतर बाहर यानी कि स्थान कभी बाहर जा रहा है कभी भीतर आ रहा है, एक स्थान का डिनोट कर रहा है, दिशा दिखा रहा है, डायरेक्शन हो रही है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चले या दिशा का, डायरेक्शन का पता चले, इसका बोध हो, वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे भीतर और बाहर जो है वह क्या है? स्थान का संकेत दे रहे हैं। कहां कहां जो है स्थानवाचक यानी कि यहां वहां भीतर बाहर क्या है? एक स्थान की जगह है, एक डायरेक्शन दिखा रहा है, स्थान दिखा रहा है। कब कब यानी कि कालवाचक, कालवाचक भी होगा आज, कल, परसों ऐसा शब्द आ जाए तो वह क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होंगे। और कितना? परिमाणवाचक, थोड़ा बहुत ऐसी बात हो जाए, थोड़ा सा पढ़ा भी, थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, थोड़ी क्लास अभी कर लेते हैं फिर बाद में कर लेंगे। सर ने तो बहुत बड़ी क्लास ली है, बहुत लंबी क्लास हो गई है तो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इतना इस तरीके से बात हो तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। कैसे अगर बात आ जाए, हाव की बात आ जाए तो रीतिवाचक विशेषण। जैसे धीरे धीरे से चलना, तेज क्यों चल रहे हो, कैसे चलाऊं गाड़ी, धीरे कैसे चलाते गाड़ी, ऐसी बात हो तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जो आपके सामने प्रश्न है वह है 89। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? शफरी, शंभु,
सूर्यपुत्र नीरद मेघ का पर्यायवाची। ये प्रश्न है थोड़ा सा, अगर पढ़ा है तो लगा पाएगा, डायरेक्ट जिसने नहीं पढ़ा है पर्यायवाची तो थोड़ा उलझेंगे। हालांकि नहीं, इजी है, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि अगर पर्यायवाची को एक बार भी रीड किया है तो इसका आंसर निकल जाएगा। मेघ का पर्यायवाची नीरद है। मेघ में क्या होता है? पानी होता है, और पानी नीर को क्या कहते हैं? नीर को पानी कहते हैं। और मेघ यानी कि बादल। अब बादल में जो मेघ यानी कि मेघ जो कि बादल के रूप में लेते हैं, वर्षा के रूप में, तो बादल जो है, बादल है, उसमें क्या होगा? पानी रहेगा। तो द का मतलब होता है, द का अर्थ होता है, द का अर्थ देने वाला, देने वाला, कुछ दे रहा हो उसका अर्थ होता है देने वाला, द के रूप में, द। तो नीरद, नीर को लेकर के चलने वाला कौन है? बादल है। और बादल किसका पर्यायवाची बनता है? मेघ। बरसात होती है, बरसात कैसे? बादल में पानी लेकर के आ रहा है। जरा यहां देखिए, ये नीर की बिंदु, नीर की बूंद है, और ये क्या है? लेकर के चल रहा है, गिफ्ट लेकर जा रहे हैं। अभी फरवरी के दिन चल रहे हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं। अब आ रहा है टेडी डे, जाएंगे वही गिफ्ट पैक करके, द लेके जाने वाला। और नीरद यानी कि बादल, जो कि क्या करेगा? वर्षा यानी कि पानी को समुद्र से उठाएगा, लेकर के आएगा और किसानों की झोली में ला करके ढाल जाएगा। किसानों के घर खेती में बारिश करेगा, हमारी पृथ्वी को हरियाली कर जाएगा। यह होता है नीरद। अन्य विकल्प, शफरी जो है वह मछली को कहा जाता है, फिश को कहा जाता है। शंभु जो कि भगवान शिव की बात, लॉर्ड शिवा की बात की जाती है। सूर्यपुत्र जो कि कर्ण है, यमराज, शनि, इनके लिए सूर्यपुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। सन ऑफ सन, अब देखना, सन ऑफ सन में SON है पहले में, और बाद में SUN है। मेघ के अन्य पर्यायवाची में वारिद, जलद, पयोधर, घन, ये सभी मेघ या बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। आगे चलते हैं और आगे की तरफ देखेंगे। आगे प्रश्न बोल रहा है, कुल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? शीतल किनारा, वंश किनारा, या तट शीतलता, किनारा वंश। बताइए जरा क्या होगा? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर आएगा वह होगा, ध्यान से देखिएगा सभी, वंश और किनारा, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। शब्द जो है और मात्रा, अर्थ और वाक्य में प्रयोग, सभी तरीके से इस टेबल को व्यवस्थित रूप से बनाया हुआ है। इतना अच्छा क्रिएटिव वर्क, ये जो आपको पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल मिलेगी। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको थोड़ी देर और रुकना है। 2 प्रश्न और बच्चे वो करने वाले, टेलीग्राम के बारे में भी बताऊंगा, पीडीएफ कैसे मिलेगी वो बताऊंगा। जो कुल है, कुल यानी कि छोटी बात, छोटी ऊ की मात्रा अगर आ रही है तो वहां पर हमारा वंश, जिस वंश में आप पैदा हुए हैं उसकी बात होगा, या टोटल कुल कितना योग है उनके बारे में प्रयोग होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, के वचन के लिए प्राण भी चले जाए पर वचन ना जाए। ये बात रघुकुल की नीति, यानी कि रघुकुल में जन्मा ऐसा कौन है? भगवान श्री राम, उसने कहा है। तो यहां पर कुल वंश का नाम हो गया। यहां कुल बड़ा ऊ की मात्रा है और बड़ा ऊ की मात्रा है तो किनारा। नदी का कुल बहुत सुंदर है, यानी कि नदी का जो तट है वह बहुत ही सुहाना है, बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं और अगला प्रश्न है 91। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए यहां से मैं इस पेन को फेंकूंगा और आपके पास पहुंच रहा है, ये देखिए मैंने फेंक दिया, आ गया आपके पास। वही बात है कि फेंक कर चलाने वाला, फेंक कर चलाएंगे तो क्या होगा? गुलेल ना, गुलेल तो नहीं होगी। शस्त्र, भाला या अस्त्र। अब देखिए फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहेंगे? अस्त्र या शस्त्र? बताइए जल्दी। तो यहां पर अस्त्र आएगा, जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे। अस्त्र में क्या क्या आएगा? जिसे फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है वे सभी अस्त्र कहलाते हैं। जैसे तीर हैं, बम हैं, मिसाइलें, ब्रह्मास्त्र हैं। अभी मैंने जो छोड़ा था ना, ये भी क्या है? मिसाइल एक तरीके से। ये पेन क्या है?
सोच लिया हमारी ब्रह्मोस है, उसकी जैसी होती है, ऐसे खुली पीछे से पतली। तो जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसको हमने ऐसे भारत में बैठे हुए छोड़ी और कहां गई, पाकिस्तान चली गई। जब ये चली गई वहां जाके गिरी और वहां पर विस्फोट कर दिया, तो ये क्या, ये फेंक कर चला दिया, हो गया अस्त्र, हो गया तैयार। अब इसके बाद जो शस्त्र है वो कौन कौन से, हाथ में थाम कर चलाने वाला हथियार, हाथ में तलवार लेकर के चलाएंगे आप। मान लीजिए ये स्केल है, स्केल को आप तलवार मान लीजिए, और आप जब इसको चला रहे हैं उसकी बात की जा रही है। गदा जो हनुमान जी लेकर के चलते हैं उसकी बात हो रही है। लाठी, हाँ अब लाठी किधर गई, चलो मान लेते हैं ये लाठी है, अब ये पेन ही लाठी बनेगी अभी तो फिलहाल, है ना, तो इसको चलाएंगे उसकी बात करेंगे। और चाकू, ये भी बात आपके किचन में जाकर देखिएगा, चाकू भी मिल जाएगा जिससे आप प्याज काटते हैं, उसकी बात हो रही है। ये सभी क्या है, इसके शस्त्र के उदाहरण है, और ये शस्त्र सभी के घर में रहते हैं, याद रखना। नोट, यद्यपि भाला फेंक कर चलाया जाता है, परंतु व्याकरणिक दृष्टि से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए एक शब्द अस्त्र ही मान्य है। देखिए आपके समक्ष हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने सुना, और सुनने के बाद में जो अस्त्र शस्त्र है वो दिखाने के लिए भी शस्त्र आपके सामने उपलब्ध करा दिया है। ये शस्त्र हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए तो आगे जो कि 92 नंबर का प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि, बाणभट्ट, वात्स्यायन या तुलसीदास। अच्छा जरा याद कीजिएगा, तुलसीदास जी जो हैं वो तो रामचरितमानस, रामचरितमानस के क्या है भैया, रचनाकार हैं। इनकी एक और रचना जो कि बहुत फेमस है, विनयी पत्रिका, बहुत पूछता है, विनयी पत्रिका, विनयी पत्रिका। और भी पूछता है कौन सी, कवितावली, कवितावली और दोहावली, ये सब क्या है, इनकी रचना है। अच्छा तुलसीदास जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है वह कौन कौन सी है, अवधी, और अवधी में कौन सी है, यह है ब्रज, सॉरी रामचरितमानस, और एक और भाषा है ब्रज। दोनों का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग भी सकुशलता पूर्वक किया है। अब मैंने यहाँ तुलसीदास जी बताया, आप सभी ने तुलसीदास तुलसीदास आंसर लगा दिया, और सबके सब की नैया लग गई भैया, सभी की भैंस पानी में चली गई, सबका सिलेक्शन रुक गया, क्योंकि 1 नंबर से सिलेक्शन होना था, वर्दी चली गई पानी में। जरा रुकिए, दिमाग का उपयोग करिए। मैंने कहा रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी है, रामायण को नहीं। रामायण तो पहले ही लिख दी गई थी, और उसको लिखने वाले हैं वाल्मीकि। कौन है, वाल्मीकि। जिनकी नैया नहीं डूबी, जिनकी भैंस पानी में नहीं गई, वह है वाल्मीकि। याद रखना, रामायण में वाल्मीकि होगा, रामचरितमानस में तुलसीदास होगा। ये इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा गया, लगातार फिर से पूछा जाएगा, फिर से बच्चे का सिलेक्शन रुकेगा, वह ऐसे ही रुकेगा। तो आप उनमें मत होना जिनका सिलेक्शन रुके, आप उनमें होना जिनका सिलेक्शन हो जाए। यह पूरी व्याख्या आपके समक्ष दी हुई है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हालांकि मैं फिर भी बताता हूं कि इन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा, जिसे आदि काव्य के नाम से जाना गया। भ्रम निवारण, यानी कि भ्रम निवारण का मतलब आपको कहां डाउट होगा, तो डाउट होगा गोस्वामी तुलसीदास जी में, तो मैंने पहले कहा अवधी भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस है। वहीं अगर बाणभट्ट की बात कर लें तो हर्षचरित, कादंबरी, ये इनकी 2 रचनाएं, कादंबरी और हर्षचरित। वात्स्यायन की अगर बात करें तो कामसूत्र तो याद होगा ही, न्याय सूत्र भाष्य भी याद होगा, दोनों रचनाएं वात्स्यायन की है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी याद रखना। चलिए आखिरकार हमने आज की इस पड़ाव को आगे बढ़ते हुए पूरा भी किया, और अंततः हम लोग पीडीएफ की जानकारी पर पहुंच गए। यहां हम बात करेंगे कि आपको फ्री में स्टडी मटेरियल कहां मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक यहां दी हुई है, क्यूआर कोड दिया, इससे भी जा सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल, इसके माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो यह चैनल के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी सकुशलता पूर्वक हमारी कुशल टीम, अनुभवी टीम के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप एसएससी है या अदर स्टेट की कोई भी एग्जाम है, रेलवे की एग्जाम है, या पीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यज्ञ विद्या के माध्यम से आप अपने सिलेक्शन के लिए और अपने आप को शिखर तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। ये आपको सब कुछ जानकारी दे दी गई। फिर भी अगर कोई समस्या हो, किसी प्रकार की क्वेरी हो, तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, इस पर भी आप संपर्क
कर सकते हैं, जो कि आपके सपोर्ट के लिए ही हमारी टीम बैठी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने शुरू से लगा करके अंत तक हिंदी की इस क्लास को आनंदित रूप से देख करके पूरी क्लास की है। तो आप सभी में अगर कोई त्रुटि हुई हो, कहीं थोड़ी बहुत भी एरर हो गई हो, टाइपिंग एरर या कहीं बोलने में, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।